अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का कार्यक्रम दुनियादारी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सबसे कम यूनिट से होते हुए विशालकाय संख्याओं तक बढ़ते जाना। बचपन में हमें अंकों की गिनती यूं ही सिखाई गई थी। आज भी मैं ऐसी ही एक गिनती सुनाऊंगा, लेकिन मेरी इस गिनती के अंक निर्जीव नहीं, सजीव हैं। अंक 1, 18 बरस की एक लड़की थी। माँ बाप ने कुछ और नाम रखा था उसका, लेकिन उसने प्यार से खुद को नाम दिया एंजल, यानी फरिश्ता। 3 चीजों में जान बसती थी इस फरिश्ते की: ताइक्वांडो, तीखा खाना और अच्छी सी रेड लिपस्टिक। 3 मार्च की सुबह घर के बाहर पांव रखने ही वाली थी कि पीछे से एंजल को पिता ने पुकारा। वो पलटकर पिता के पास आई, गले लगी और जाते जाते बोली, गुड बाय पापा। कुछ घंटों बाद जब पापा ने उसे दोबारा देखा तो उसके लिपस्टिक से रंगे होठों पर खून की मोटी तह जमी थी। सर के बीचों बीच एक सुराख था और उस पर दागी गई गोली यही सुराख बनाते हुए उसके माथे में दाखिल हुई थी। लड़की मर चुकी थी। खून से लथपथ उसकी ब्लैक टी शर्ट पर लिखा था एवरीथिंग विल बी ओके, और ये स्लोगन जैसे नियति पर विलाप कर रहा था। अगले अंक की तरफ बढ़ते हैं। अंक 2, 17 बरस की एक लड़की, नाम सपना। सपना खूब सपने देखती थी। अपनी झोपड़ी की छत से लटके इकलौते बल्ब की धुंधली सी रोशनी में किताब थामे सोचती, खूब पढ़ूंगी, सरकारी अफसर बनूंगी, मेरी जिंदगी मेरी माँ जैसी नहीं होगी। सपना की जिंदगी में सब ठीक चल रहा था कि एक रोज कोरोना आ गया, स्कूल पर ताला लग गया। बेकारी के इस दौर में सपना की मुलाकात हुई गांव के ही एक लड़के से जो मजदूर था। लॉकडाउन के चलते वो भी बेरोजगार था। दोनों के पास करने को कुछ नहीं था। दोनों ने प्यार कर लिया और उनकी सोसाइटी में प्यार का मतलब था शादी, फिर चाहे जितनी भी उम्र हो। नतीजतन 17 बरस की सपना के हाथ से कॉपी कलम छूट गई और अब 3 महीने का एक बच्चा है उसका। उसकी परवरिश से जो टाइम बचता है उसमें सपना घास छीलती है। एंजल और सपना दोनों अलग अलग इकाई हैं। उनकी पहचान में कॉमन है उनका स्त्रीत्व। इंटरनेशनल वीमेंस डे को 24 घंटे बीत चुके हैं। लोगों ने औरतों के होने का जश्न मनाया, अच्छे अच्छे कोट्स शेयर किए। हमने सोचा क्यों ना हम भी आपसे महिलाओं के कुछ किस्से साझा करें। ये किस्से 2 अलग अलग हालात का सामना कर रही महिलाओं से जुड़े हैं। एक प्रसंग म्यांमार का है। यहाँ महिलाएं सैन्य तानाशाही के विरोध में फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं, लोकतंत्र के लिए डंडे और गोलियां खा रही हैं। लेकिन उनकी इस मुहिम का लक्ष्य सिर्फ लोकतंत्र लाना नहीं है। क्या है उनकी असली मंशा, बताएंगे दुनियादारी में। इसके अलावा कोरोना के एक भयावह साइड इफेक्ट की भी खबर सुनाएंगे, जिसके चलते लाखों लड़कियों के ऊपर असमय मौत की तलवार लटक रही है। सबसे पहले म्यांमार का जिक्र। यहां देश के मध्य हिस्से में एक शहर है मांडले। म्यांमार में यांगोन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है मांडले। आपने इतिहास की किताबों में यह नाम पढ़ा होगा। अंग्रेजों के दौर में यहां एक कुख्यात जेल थी। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी, मसलन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यहीं मांडले की जेल में बंद थे। इसी मांडले जेल में रहकर तिलक ने अपनी चर्चित किताब गीता रहस्य भी लिखी थी। आपको एपिसोड की शुरुआत में हमने 18 साल की एंजल का किस्सा सुनाया था। वो भी इसी मांडले की रहने वाली थी। उनका असली नाम था मा क्याल सिन और बर्मीज भाषा में इसका मतलब होता है 100% प्योर सितारा। मा क्याल म्यांमार में चल रहे सेना विरोधी प्रदर्शनों का हिस्सा थी। वो रोज सुबह घर से निकलती, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भागीदारी करती, नारे लगाती, जनगीत गाती, पुलिस या हिंसा के समय साथी प्रदर्शनकारियों की मदद भी करती। 3 मार्च की सुबह माक्याल प्रोटेस्ट के लिए घर से निकली। वो जिस भीड़ के साथ थी उस पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा। माक्याल साथी प्रोटेस्टर्स को पानी बांटने लगी, लोगों की आंखें धुलवाने लगी। मौके पर शूट की एक वीडियो में माक्याल की आवाज सुनाई दी। क्या कह रही थी? भागना मत, अपनी जगह पर डटे रहना। हम मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। हम अपने साथियों का खून जमीन पर नहीं टपकने देंगे। लेकिन जब मां ये कह रही थी, ठीक उसी वक्त पुलिस की एक गोली माक्याल के माथे में आकर धंस गई। वो मारी गई। उसके दोस्त बताते हैं, माक्याल उनसे कहा करती थी कि जब भी कोई सितारा देखना मुझे याद करना।
माक्याल सच में सितारा बन गई। शहादत के बाद वो म्यांमार प्रोटेस्ट का एक परचम बन गई। साथ ही प्रोटेस्टर्स का कहना है कि म्यांमार की आने वाली पीढ़ियां माक्याल उर्फ एंजल को एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की तरह याद रखेंगी। 18 बरस की माक्याल म्यांमार की नई पीढ़ी का हिस्सा थी। उनकी तरह इस पीढ़ी की हजारों लड़कियां सेना के विरोध में सड़कों पर उतरी हैं। और ऐसा नहीं कि महिलाओं की बस नई पौध ही इस क्रांति में शामिल हो। म्यांमार में हर आयु वर्ग की महिलाएं प्रोटेस्ट के फ्रंट लाइन पर आगे आगे नजर आ रही हैं। सेना के हाथों मारे जाने का जोखिम होते हुए भी क्यों ये महिलाएं विद्रोह में सबसे आगे हैं? इसका जवाब है पैट्रियार्की। म्यांमार की सेना कट्टर पुरुषवादी सेना है। सेना की सीनियर हायरार्की में एक भी महिला नहीं, इसलिए कि सेना महिलाओं को कमजोर और अशुद्ध मानती है। उनके हिसाब से महिलाओं की असल जगह पुरुष के चरणों में है। महिलाओं के मुताबिक तख्ता पलट करके सेना ने न केवल डेमोक्रेटिक लीडर को हटाया बल्कि एक महिला से सत्ता छीनी। देश पर दोबारा एक क्रूर पितृसत्तात्मक व्यवस्था लाद दी। ये पैट्रियार्की पहले भी दशकों तक महिलाओं का शोषण कर चुकी है, इसलिए इसे उखाड़ फेंकना केवल डेमोक्रेसी की मुहिम नहीं बल्कि फेमिनिज्म का भी आंदोलन है। महिलाओं का कहना है कि इस संघर्ष में वो पुरुषों के पीछे नहीं दुबकेंगी, उनकी आड़ लेकर सुरक्षित होने की कोशिश नहीं करेंगी बल्कि आगे आगे रहकर आंदोलन को राह दिखाएंगी। अगर इसमें जान जाती है तो जाए। ऐसा नहीं कि जान का जोखिम बस कैलकुलेशन में हो, जान सच में भी जा रही है। तख्ता पलट के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों में जो पहला प्रोटेस्टर मारा गया वो एक 20 साल की लड़की ही थी और इसके बाद भी कई महिला प्रोटेस्टर मारी गई। और ऐसा नहीं कि महिलाएं सिर्फ डंडे खाने और जान देने में आगे हों, वो आंदोलन का मैनेजमेंट भी संभाल रही हैं। यहाँ हेल्थ सेक्टर में बहुतायत संख्या महिलाओं की है। मूवमेंट की शुरुआत में ही इन महिलाओं ने अपने स्वयं सेवक समूह बनाए। ये रोजाना छोटे छोटे ग्रुप बनाकर प्रोटेस्ट साइट्स पर निकलने लगी। ये वहीं एक किनारे ऑन साइट अस्पताल खोलती, घायलों की मरहम पट्टी करती, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाती और ज्यादा घायल लोगों को नजदीकी क्लिनिक या अस्पताल भी पहुंचाती। ऐसी ही एक महिला 28 बरस की यिन, पेशे से डॉक्टर, प्रोटेस्ट साइट पर पुलिस की गोलियों से बचते हुए अपना काम करती हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से बात की और कहा, हमें अपने जीवन की चिंता नहीं, हमें आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की परवाह है। हम उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने दे सकते। ये तो कुछ हालिया मसले हो गए। बीते दिनों म्यांमार में महिला प्रोटेस्टर्स से जुड़ी एक रोचक खबर भी आई। वहां की महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है टामिन। ये लुंगी नुमा स्कर्ट होती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं जो लपेटने वाली स्कर्ट पहनती हैं, रैप अराउंड जैसा, कुछ वैसा ही होता है टामिन। म्यांमार में महिलाएं अपने साथ खूब सारे टामिन लेकर प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचती हैं। फिर पूरे साइट के आसपास रस्सियां बांधकर उन पर टामिन लटका देती हैं और कई तो टामिन को साड़ियों की तरह बांधकर उनसे ही रस्सी बना लेती हैं। इन रस्सियों पर महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए अंडरगारमेंट्स भी लटका दिए जाते हैं। ये कपड़े प्रोटेस्टर्स के रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टर्स तक पहुंचने के लिए फोर्सेस को ये टामिन और अंडरगारमेंट्स की बाधा लांघनी होगी। अब इसमें क्या दिक्कत है? फोर्स के लोग इसे लांघने से कतराते हैं और इस हिचकिचाहट की वजह है अंधविश्वास। म्यांमार की सोसाइटी का, बल्कि कहें कि पुरुषों का ये भ्रम है कि महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के नीचे से गुजरो तो बला आएगी, बुरा साया साथ लग जाएगा, मर्दानगी और सेक्स पावर घट जाएगी। और महिला प्रदर्शनकारी इसी अंधविश्वास को अपना हथियार बना रहे हैं। कई जगहों पर वो अपने अंडरगारमेंट्स को लकड़ी पर बांधकर उससे झंडा बना लेती हैं। प्रोटेस्ट के दौरान जैसे ही सेना और पुलिस के जवान उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, महिलाएं ये झंडा आगे कर देती हैं। फोर्स के लोग ठिठक जाते हैं। बाद में जब इस टामिन मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया तो इससे निपटने के लिए सेना ने भी नई रणनीति बनाई। वो प्रोटेस्ट साइट्स पर टंगे टामिनों को जलाने लगे। हालांकि अंधविश्वास के चलते फोर्स के कम ही लोग कपड़ों में आग लगाने का भी साहस जुटा पा रहे हैं। म्यांमार की महिलाएं कह रही हैं, सेना ने अब की गलत पीढ़ी से पंगा लिया है। कारखाना मजदूर, टीचर, बैंक और स्वास्थ्यकर्मी, स्टूडेंट, दुकानदार और हाउस मेकर, हर सेक्टर की महिलाएं हैं इस फोरफ्रंट पर। आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों में आधे से ज्यादा तादाद महिलाओं की है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर जिसमें फ्रॉक पहने छोटी छोटी बच्चियां भी इस आंदोलन में शामिल दिख रही हैं। और ऐसे भी उदाहरण हैं जहां एक ही परिवार में कोई लड़की मारी गई और उसकी माँ, बहन और सहेलियों ने फिर भी प्रोटेस्ट में जाना जारी रखा। ऐसी एक मिसाल देता हूं आपको हनी ओंग की। उनकी छोटी बहन क्यावत 3 मार्च को प्रोटेस्ट के दौरान मारी गई। सिपाहियों ने निशाना लगाकर सर में गोली मारी। बहन की मौत के बावजूद हनी अगले रोज प्रोटेस्ट के लिए निकली और तब उन्होंने मीडिया से बात की और क्या कहा,
हमारी इस नई पीढ़ी की लड़कियां निडर हैं। मेरी बहन हर रोज प्रोटेस्ट में जाती थी, उसे तानाशाही से नफरत थी। मैं भी रोजाना प्रदर्शनों में जाऊंगी, तब तक जाती रहूंगी जब तक हम इस तानाशाही को उखाड़ नहीं फेंकते। तो एक तरफ ये बहादुर महिलाएं लोकतंत्र की वापसी के लिए जान की बाजी लगा रही हैं और दूसरी तरफ देश का तानाशाह है मिन ऑन्ग लाइन, जो राजधानी नेप्योडा स्थित अपने सुरक्षित किले में बैठकर निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसवा रहा है। जनरल मिन को महिलाओं से खास शिकायत है। शिकायत ये कि ये महिलाएं सो कॉल्ड अभद्र कपड़े पहनकर बाहर क्यों निकल रही हैं? क्यों वो समाज द्वारा तय की गई सांस्कृतिक ड्रेस के बदले पैंट और जीन्स पहन रही हैं? सोचिए, ऐसी हालत में भी उस तानाशाह की नज़र महिलाओं के कपड़ों पर है। यकीनन म्यांमार के लोकतांत्रिक आंदोलन को फेमिनिस्ट होना ही चाहिए था। म्यांमार से जुड़ी इस खबर में आपने महिलाओं का एक सशक्त चेहरा देखा, लेकिन दुनिया की सारी महिलाएं अभी सशक्त नहीं हो पाई हैं। इसलिए दूसरे पक्ष में दुनियादारी के बड़ी खबर के हम लाचारगी की एक कहानी सुनाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमने आपको 17 साल की सपना का किस्सा सुनाया, जो पढ़ लिख कर सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी, स्कूल छूटा कोरोना के चलते और अब माँ बन गई है। क्यों हुई सपना की ये हालत? बाल विवाह के चलते। नाबालिग उम्र में लड़कियों को ब्याह देने की कुरीति। दुनिया के कई विकासशील देशों में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए। दुनिया भर में सरकारों ने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कोशिश भी की कि लड़कियों की पढ़ाई न छूटे, स्कूल जाना जारी रहे, बचपन में शादी न हो। और इसकी वजह, कच्ची उम्र में शादी से लड़की का भविष्य चौपट होता है, उसके आत्मनिर्भर होने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, कम उम्र में शादी का मतलब अर्ली प्रेगनेंसी भी है। नाबालिग लड़की का शरीर बच्चा पैदा करने के लिए तब तैयार नहीं होता। ऐसे में प्रेगनेंसी से माँ और बच्चा दोनों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। WHO के मुताबिक कच्ची उम्र में शादी और जवानी में मौत के बीच सीधा लिंक है। विकासशील देशों में 15 से 19 साल की लड़कियों में मौत की सबसे बड़ी वजह है प्रेगनेंसी में आने वाली दिक्कतें। कई लड़कियां बच्चा पैदा करते वक्त मरती हैं। कई बाल विवाह की शिकार उनके बच्चे के मरने का खतरा रहता है। जो बच जाते हैं बच्चे, उनके कुपोषणग्रस्त होने का रिस्क रहता है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये रुक नहीं रहा, लेकिन दशकों की मेहनत के बाद इस स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर आया था, पर कोरोना ने इस सुधार पर पानी फेर दिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना के चलते कई देशों में बाल विवाह की संख्या में इजाफा हुआ है। UN की ये रिपोर्ट 8 मार्च को यानी विमेंस डे वाले दिन आई। इसके मुताबिक विकासशील देशों में करीब 1 करोड़ लड़कियों पर बाल विवाह का जोखिम मंडरा रहा है। ये संख्या चाइल्ड मैरिज की सामान्य संख्या के अतिरिक्त है। बाल विवाह में आई इस नई तेजी का असर पूरे दशक तक बना रह सकता है। प्रभावित देशों में नेपाल, बांग्लादेश, नाइजीरिया, केन्या, इथियोपिया और मलावी जैसे देश हैं। इस कैटेगरी में भारत का भी नाम है। इनमें से कुछ देशों के भीतर कोरोना पीरियड के दौरान टीन प्रेगनेंसी में 3 गुना तक वृद्धि भी हुई। टीन प्रेगनेंसी यानी नाबालिगों में प्रेगनेंसी के ज्यादातर मामले बाल विवाह से जुड़े हैं। अब सवाल है कि कोरोना ने बाल विवाह की स्पीड कैसे बढ़ाई? इसकी वजह था लॉकडाउन। कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गए। गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के साधन नहीं थे। नतीजतन पढ़ाई छूटी। लॉकडाउन में परिवार का रोजगार चला गया, पेट भरना मुश्किल। ऐसे में बोझ कम करने के लिए लाखों बच्चियां बेवक्त ब्याह दी गई, उनके स्कूल छुड़वा दिए गए। कई मामले ऐसे भी हैं जहां माँ बाप को लगा कि लड़की को घर बिठाकर रखने से अच्छा है शादी कर दो, जिम्मेदारी से मुक्ति, एक मुंह एक पेट कम। UN ने कई ऐसे मामले भी बताए जहां परिवार ने बच्ची की शादी किसी अधेड़ या बुजुर्ग से कर दी ताकि दहेज की व्यवस्था न रहे। कई केस ऐसे भी जहां कोरोना में माँ बाप मर गए और रिश्तेदारों ने बच्ची की शादी करवा दी। और ऐसे मामलों में शादी अकेली चुनौती नहीं, बच्ची तुरंत प्रेग्नेंट ना हो, यह भी बड़ा चैलेंज है। सामान्य स्थिति में सरकार और सामाजिक संगठन गरीब इलाकों में जाकर गर्भ निरोधक बांटते हैं ताकि अनप्लान्ड और अर्ली प्रेगनेंसी को रोका जा सके। पर कोरोना के चलते ये स्वास्थ्य कार्यक्रम भी ठप पड़ गए और ऐसे में नाबालिग बच्चियों में प्रेगनेंसी के मामले तेजी से बढ़ गए। आप जानते हैं सोसाइटी में बाल विवाह का अनुपात क्या है? यूनिसेफ के मुताबिक इसकी सटीक संख्या नहीं बताई जा सकती। एक मोटा माटी अनुमान है कि इस वक्त बाल विवाह की शिकार हुई करीब 65 करोड़ महिलाएं हैं दुनिया में। आप सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है, 65 करोड़ महिलाएं। शादी और परिवार के नाम पर कितनी लड़कियों को इस कुप्रथा में धकेल दिया गया, पढ़ाई छोड़ दी गई, मौके छीन लिए गए। ये मौके उन्हें क्या से क्या बना सकते थे और समाज को कितना समृद्ध कर सकते थे। लेकिन हमारी भेदभाव भरी दृष्टि कभी धर्म के नाम पर, कभी संस्कार के नाम पर, कभी मर्यादा के नाम पर
हमें लगता है लड़की पैदा हो तो बोझ, उसकी इज्जत की रक्षा करते रहो और इज्जत की रक्षा के नाम पर उसकी पहरेदारी करते रहो और उसको ब्याह दो बिना उसकी मर्जी के, समय से पहले, भले ही वो अपने पाँव पर खड़ी हो ना खड़ी हो, ताकि सबकी जिम्मेदारियों का अंत हो जाए। ये जिम्मेदारियों का नहीं, समाज का अंत है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी मैक्सिको से है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने मार्च निकाला। मुद्दा उनके साथ होने वाली हिंसा। मार्च राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने लोहे की जाली लगाकर आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की, फिर पेपर स्प्रे और गैस छोड़ा। फिर हिंसा भड़क गई, जिसमें 19 नागरिक और 62 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। मैक्सिको में हर दिन औसतन 10 महिलाएं यौन हिंसा जैसे अपराधों में मारी जाती हैं। उनका कहना है, राष्ट्रपति ने आंदोलनकारियों के डर से जिस तरह अपना निवास सुरक्षित किया, वैसे ही वो महिलाओं की हिफाजत क्यों नहीं करते। दूसरी सुर्खी चीन से। चीन द्वारा उइगर मुस्लिमों के साथ किए जा रहे अपराधों पर पहली स्वतंत्र जांच रिपोर्ट आई है। इसे 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। इसके मुताबिक चाइनीज सरकार उइगरों के समूल सफाई में लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग में उइगरों के साथ नरसंहार हो रहा है। यहाँ यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन के हर एक नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन सब के पीछे चीन की सरकार दोषी है। यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन दिसंबर 1948 में मंजूर हुआ था। इसमें नरसंहार को स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया था और इस पर चीन ने भी दस्तखत किए थे। तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। यहां विक्टोरिया नाम का राज्य है। इसने अपने इतिहास की जांच का आदेश दिया है। आपने सही सुना, इतिहास की जांच का आदेश। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों की कॉलोनी थी। अंग्रेजों ने यहां अपने लोगों को बसाया, पहले से रह रहे मूल निवासियों पर अत्याचार किए, उनके साथ कई भीषण नरसंहार भी किए। अब विक्टोरिया स्टेट इसी ऐतिहासिक जुल्म की जांच करने जा रहा है। इसका ऐलान 9 मार्च को हुआ। सरकार ने कहा जांच के लिए जस्टिस कमीशन बनेगा, 2022 तक रिपोर्ट आएगी। और ये इंक्वायरी 233 वर्षों से बकाया थी, लेकिन इतने बरस बाद ही सही अब मूल निवासियों के साथ हुए अन्याय का सच शायद लोगों के सामने आए। इस तरह की पहल भारत में भी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अंग्रेज़ों के दिए चश्मे से देखते हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।